संप्रेषण क्या होता है ना, रिटर्न कम्युनिकेशंस क्या होता है। लिखित संप्रेषण का मतलब होता है कि वह संप्रेषण जो कि हम लिख के किया जाता है। लिखित संप्रेषण के लिए लिखना आवश्यक होता है। इसके लिए साधारण लिखने के लिए संप्रेषण को लिखने के लिए साधारण और सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि बहुत लोगों को आसानी से समझ में आ सके कि हम क्या लिख रहे हैं और उन्हें मतलब क्या जवाब देना है या क्या प्रतिक्रिया करना है। तो इसमें देखिए लिखित संप्रेषण में भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। वैसे 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कॉमर्शियल बुलेटिन्स। कॉमर्शियल बुलेटिन्स का मतलब, कॉमर्शियल बुलेटिन्स जो संप्रेषण होता है ये द्विमार्गी विधि है। मतलब इसमें क्या होता है, द्विमार्गी का मतलब होता है कि इसमें जो आपको संदेश को प्रेषित करने वाला और प्राप्त करने वाला, संदेश को प्रेषित करने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों को ही फायदा होता है। बुलेटिन्स का मतलब होता है कि विज्ञप्ति, ठीक है। कॉमर्शियल जो हमारा बिजनेस से या वर्क से विज्ञप्ति होती है उससे मतलब है। इससे क्या होता है कि ये द्विमार्गी है कि जैसे हमने किसी को दिया संदेश और उसे प्राप्त हुआ तो हम दोनों को लाभ होगा, क्योंकि जब अगर कोई भी विज्ञप्ति होती है तो उसमें प्रेषित करने वाले को भी तो किसी काम करने वालों की ज़रूरत होती है, तभी वो विज्ञप्ति देता है। और दूसरा जो विज्ञप्ति प्राप्त कर रहा है उसे भी काम की ज़रूरत होती है, तो वह उस विज्ञप्ति को देख करके उस जगह पर आता है, अपना साक्षात्कार देता है। और जैसा होता है तो मतलब प्रेषित संदेश प्रेषित करने वाले को, संप्रेषण प्रेषित करने वाले को एक तो काम करने वाले मिलते हैं और दूसरे जो प्राप्त कर रहा है उसे एक रोजगार मिलता है, उसको काम करने को मिलता है। तो उसी प्रकार दूसरा है कार्य मार्गदर्शिका। कार्य मार्गदर्शिका यह विभिन्न कार्य के बारे में विस्तृत विवरण देता है। मतलब कार्य मार्गदर्शिका मतलब होता है कि आपको कार्य कैसे करना है, या कोई संस्था है या है तो उसमें काम कैसे होते हैं, तो वह किस तरीके से होता है। जैसे कोई भी स्कूल में या कॉलेज में या फैक्ट्री में जाते हैं तो हर चीज़ का एक बना होता है कि अगर कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो उसका एक सिस्टम बना होता है कि पहले आप स्विच प्लग को लगाइए सॉकेट में, फिर उसको स्विच को ऑन करिए, फिर मॉनिटर ऑन करिए, फिर उसके आइकॉन को देखिए और फिर उसको स्टार्ट करके बाकी अपने जो भी फाइल फोल्डर या जो भी गूगल्स में देखना है या जो भी ईमेल वगैरह भेजना होता है तो वो एक सिस्टम से जो काम होता है वो जो आपको बताता चलता है वो कार्य मार्गदर्शिका के थ्रू ही होता है। तीसरा है पॉलिसी मार्गदर्शिका। पॉलिसी मार्गदर्शिका जो है ये संस्था की विभिन्न कार्यों के बारे में बताता है। मतलब कि हमारी जो कोई भी संस्था है वो उसके कार्य को बताता है कि हमारे इसमें क्या नियम है, क्या काम करने का तरीका है और क्या इसमें फ़ायदे होंगे, क्या इसमें नुकसान होगा। यह पॉलिसी दिखाता है। जैसे अगर कोई भी होता है, मान लीजिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि LIC में क्या होता है कि जो LIC करने वाला होता है वो आपको पूरी उसके नियम कानून को बताता है, उसके तरीकों को बताता है कि आप अगर इतना पैसा लगाएंगे तो आपको इतना मिलेगा, आपको इतना प्रॉफिट होगा और इस तरीके से होगा। उसी तरह किसी भी वर्क एरिया में या फैक्ट्री में जो होता है वो पॉलिसी होती है कि जो वर्कर होंगे वो इतने दिन अगर काम करते हैं तो उनका इतना पैसा है। मान लीजिए 20,000 है या 18,000 है, बहुत कम भी सैलरी है, तो उसमें से वो 2,000 क्या करते हैं कि उनकी PF काटते हैं कि ये आपको जब काम छोड़ेंगे तब आपको ये बाकी पैसे मिलेंगे। तो फ्यूचर के लिए होता है, तो वो उनकी एक पॉलिसी होती है कि आप यहाँ इतने साल काम करेंगे। ये एक पॉलिसी होती है कि भाई आप 6 महीने में आपकी पैसे बढ़ सकते हैं, साल भर में पैसे बढ़ेंगे, है ना। या इस तरीके से एक पॉलिसी होती है। या तो होता है कि कोई फैक्ट्री होता है कि भाई हम अपने वर्कर को क्या पॉलिसी दे रहे हैं कि उनको रहने के लिए घर दे रहे हैं और बिजली पानी फ्री है, रहने का फ्री है।
तो और उनको क्या करते हैं कि पीएफ काटते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब में है तो उनकी एक पॉलिसी होती है कि वो एक तो रहने के लिए देते ही हैं, प्लस साथ में उनको पेंशन मिलते हैं, ताकि वो काम अगर छोड़ भी दिए, रिटायरमेंट हो गए, तो भी वो उनको उनके खाने मतलब उनको जीविका चलाने भर के लिए उनको पैसे हर महीने गवर्नमेंट देता रहता है। तो वो सबकी अपनी एक अलग अलग पॉलिसी होती है। तो ये उनकी पालन करने के लिए एक तरह से मार्ग दिखाती है कि आगे भी जो आएंगे वो भी उसी बेसिस पे काम करते जाएंगे और वही नियम कानून चलता रहेगा, और आगे का उसी पुराने या उसी मार्गदर्शिका को देखकर एक नया भी बनाया जा सकता है। चौथा है डायरी रजिस्टर। डायरी रजिस्टर, इसमें कर्मचारियों की डायरी होती है, मतलब कि कर्मचारी के सारे रिकॉर्ड होते हैं कि कितने हमारे कर्मचारी हैं, या रोज कितने काम हुए, कितने नहीं हुए, उसमें सारे मेंटेन किए जाते हैं कि आपने कितना काम किया, कितना नहीं हुआ, या कल कितना होगा। तो वो सब एक कॉपी में या एक डायरी टाइप का होता है, तो उसमें वो लिखते हैं और पूरे रिकॉर्ड को एक रजिस्टर में रखते हैं, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो उनको देखा जा सके, या कभी भी ऐसा ज़रूरत पड़ता है जो नए आते हैं, पुराने छोड़ देते हैं काम को, तो नए आते हैं तो उन्हीं रिकॉर्डों को देख करके वो उसको मेंटेन करना चालू करते हैं। पांचवा है सुझाव पत्र। सुझाव पत्र मतलब होता है कि आपसे एडवाइस लेना। सुझाव पत्र संस्था क्या करती है, अपने कर्मचारियों से किस्म नियंत्रण, यानी कर्मचारियों से एक सुझाव मांगता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है या प्रोडक्शन हो रहा है, इसका हम कंट्रोल, प्रोडक्शंस है ना, किस तरीके से करें, या उनके वृद्धि के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं, या और भी क्या लाभ मिलेंगे, उनके लिए सुझाव क्या दे सकते हैं। तो कर्मचारी सुझाव पत्र मांगे जाते हैं। तो कर्मचारी क्या करते हैं, अपने अपने सुझाव एक एक देते हैं कि इस तरीके से अगर काम किया जाए तो हमारा इतना प्रॉफिट होगा, अगर इस तरीके से काम किया जाए, या और इसमें कुछ लागत लगा दिया जाए, या और भी जैसे कि आजकल स्कूल कॉलेजों में बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही है, उनकी एक सुझाव पत्र उनसे मांगा जाता है, उनके अपने कर्मचारियों से मांगते हैं। तो वो भाई तरह तरह के कर्मचारी देते हैं कि अगर हम इस तरीके से क्लास चलाएं, या कंप्यूटर दें बच्चों को, या गेम का रखें, तो हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे, है ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा देंगे। जैसे बहुत अच्छी स्कूलों में बहुत अच्छी, जैसे अभी छोटे क्लासों के बच्चों के लिए क्या होता है कि प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है डायरेक्ट, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो चीज़ों को देख करके अच्छे से समझते हैं, जल्दी समझ पाते हैं, तो इसीलिए उनको प्रोजेक्टर से चीज़ें दिखा करके पढ़ाई जाती है। तो उसी तरीके से अपनी अपनी एक अलग अलग सुझाव लोग देते हैं, जिससे कि आगे से आगे और बच्चे ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा एडमिशन लेते हैं, जिससे कि प्रोग्रेस होता है और लाभ भी होता है। तो इसलिए कोई भी संस्था जो होती है अपने कर्मचारियों से सुझाव मांगती है। फिर है छठवां वार्षिक रिपोर्ट। वार्षिक रिपोर्ट का है कि इसमें विभिन्न कार्यों की, जैसे साल भर में, एक साल में जितने भी काम किए जाते हैं, एक एक जगह उसे पूरे नोट किए जाते हैं, जिससे कि उसे एक रिपोर्ट तैयार हो जाती है कि एक साल का ये काम इतना हुआ है या इतना नहीं हुआ, एक साल में हमारा कितना लाभ हुआ, कितनी क्या चीज़ की हानियाँ हुई, तो वो एक साल में पूरा देखा जाता है। फिर उसके हिसाब से अगला साल में हम उसको सुधार देते हैं। अब है लिखित संप्रेषण के लाभ। लिखित संप्रेषण के क्या लाभ हैं? लिखित संप्रेषण के कई प्रकार के लाभ होते हैं। सबसे पहले लिखित प्रमाण, ठीक है। लिखित संप्रेषण के सबसे बड़ा है लिखित प्रमाण। पूर्व में हुए किसी भी कार्य को, पूर्व में हुए किसी भी कार्य को लिखित संप्रेषण पर क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई विवाद या कोई संदेश या कोई गलतफहमी अगर होती है,
तो दोबारा हम लिखित प्रमाण में देख सकते हैं, पुनः उसको दोबारा हम पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं और अपनी जो शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, उसे हम दूर कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लोग बोलते तो हैं लेकिन उनको सही चीज़ें पता नहीं होती है, लेकिन जब वो देखते हैं, अगर लिखित प्रमाण रहता है, हमारे पास रिकॉर्ड रहता है, तो हम देख लेते हैं कि क्या ये चीज़ें सही है या गलत है। तो इसीलिए लिखित संप्रेषण का सबसे पहला है कि हम कोई भी जो संप्रेषण का होता है, अगर शंका होता है, संदेह होता है या गलतफहमी होती है, तो हम इस रिकॉर्ड में देख लेते हैं, जिससे कि ये प्रमाणित रहता है कि ये काम इसी तरीके से हुआ है और फिर वो गलतफहमी दूर हो जाती है। दूसरा है शुद्ध या सही। शुद्ध या सही, यह संदेश किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक पहुंचने से भेजना होता है तो काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, यानी काफ़ी सावधानी से भेजना, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में भेजना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने संदेश को पढ़ लें कि क्या वो शुद्ध है या नहीं है, या कहाँ पे सुधार करना है, कोई गलती तो नहीं हुई है ना। तो अगर हमको संदेश भेजना है तो वो क्या देखते हैं, हमारे अंदर प्रमाण होता है, ये होता है कि शुद्ध है या सही है या नहीं है। ये पहले से हम दोबारा उसे देख करके फिर ही हम भेजते हैं। उसको एक संदेश को कम से कम 2 बार पढ़ते हैं कि ये मतलब सही है या नहीं, कहीं कोई शब्द गलत तो नहीं है, उसे सुधार की तो जरूरत नहीं है। तब हम देख करके उसके बाद ही हम दूसरे व्यक्ति तक भेजते हैं। तो लिखित संप्रेषण में यह है कि हम लिखित है, हमारे पास रिकॉर्ड है, तो हमें संदेह करने की जरूरत नहीं है, हम उसे देख करके सुधार के तभी भेज दें, ताकि कोई भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न। सस्ता लिखित प्रमाण संप्रेषण में क्या है कि ये एक सस्ता भी होता है। यह संदेश प्राप्तकर्ता काफ़ी दूर पर है। यदि संदेश जो प्राप्त कर रहा है, जिसे हम भेज रहे हैं, वो काफ़ी दूर पर है, तो संदेश सामान्यतः किससे भेजते हैं, डाक से या डाक द्वारा भेजा जा सकता है, जो कि संप्रेषण का काफ़ी सस्ता माध्यम होता है, यानी उसमें जो हमारी लागत लगती है वह कम लगती है। जैसे कि अगर हम खुद अगर कोई देने जाएगा तो उसका किराया भाड़ा लेगा, लेकिन अगर हम पोस्ट कर देते हैं तो वो 150 में ही उस जगह पर पहुंच जाता है। तो ये लिखित प्रमाण भी होता है और एक रिकॉर्ड भी होता है, हमारे पास भी रिकॉर्ड हो जाता है कि हमने ये संदेश भेजा है, और सबसे ज़्यादा ये सस्ता भी है, महंगा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा है। चौथा है सभी को एक साथ सूचना। संप्रेषण के इस माध्यम में संदेश की कई प्रतिलिपियां तैयार की जाती है, यानी एक बार हमने टाइप कर दिया, फिर उसकी कई कॉपीज बना करके एक साथ जिनको भी भेजना है एक साथ हम क्या करते हैं, प्रेषित कर देते हैं, है ना। तो सभी को एक साथ सूचना कैसे होता है कि एक बार संदेश लिखा गया और उसकी कई कॉपी तैयार कर ली जाती है और उसे फिर एक साथ प्राप्तकर्ता को प्रेषित किया जाता है। फिर है व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता नहीं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे मौखिक में क्या थी कि व्यक्तिगत संपर्क की जरूरत होती है कि आमने सामने बैठ करके करते थे, लेकिन लिखित संप्रेषण में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। आपने लिख दिया, दोनों पक्षों की उपस्थिति होना जरूरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को बाद में पढ़ करके उसका प्रतिक्रिया दे सकता है ना। व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने संदेश लिख दिया या सूचना लिख दिया, जो नहीं है कोई बात नहीं, वह बाद में आकर के उस सूचना को पढ़ करके उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वह भी अपना वो प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। तो लिखित संप्रेषण के तो इतने लाभ होते हैं। अब अगर किसी चीज़ में लाभ है तो कुछ न कुछ उसमें कमियां भी होती हैं। तो देखिए, लिखित संप्रेषण में सबसे कमियां क्या आती है कि समय की हानि होती है। समय की हानि कैसे होती है कि संदेश को लिख
लिखना पड़ता है, फिर उसे दोबारा पढ़ना पड़ता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। जब उसे शुद्ध किए तो फिर अपने उच्च अधिकारियों का हस्ताक्षर करवाना पड़ता है, फिर उस हस्ताक्षर में बहुत समय लग जाता है, और जब तक हम संदेश को भेजेंगे तब तक वो जो मेन टाइमिंग होती है वो निकल जाती है, मतलब वो समय से वो संप्रेषण प्रेषित नहीं होती है, और इन सब काम में पूरा समय बहुत ही लॉस चला जाता है। जो काम आपके 2 दिन में हो जाने चाहिए वो ये सब प्रोसेस करने में क्या होता है 10 दिन लग जाता है, तो इसमें समय की बहुत ही हानि होती है। दूसरा, ये महंगा पड़ता है। महंगा कैसे पड़ता है कि संदेश तैयार करने में सबसे पहले स्याही, कागज तथा भेजने में उसके डाक का खर्च होता है, रजिस्टर पोस्ट या कैसे भी जो भी तरीके से अपनाएंगे, ठीक है, या किसी को भेजेंगे तो उसके भी किराए भाड़े प्लस उसका खाने का खर्च है ना। तो ये सब में क्या होता है, लिखित में इतना महंगाई होती है। अगर पोस्ट से हम भेजते हैं या कंप्यूटर से भेजते हैं, है ना, तो उसमें भी लिखेंगे, टाइप करेंगे, फिर कहीं जा करके हम उसको भेजेंगे, तो उसमें भी हमारा क्या होता है महंगा पड़ता है, क्योंकि भाई कंप्यूटर का जो चार्ज होता है वो तो लग ही रहा है हमारा, ठीक है। तीसरा है आपका गोपनीयता का अभाव। गोपनीयता का अभाव ये है कि अगर कोई काम है, अगर कोई लिखित प्रमाण है, संदेश है, तो काफ़ी कर्मचारियों के हाथों से होकर के गुजरता है, और तब उसकी जो गोपनीयता होती है वो गोपनीयता नहीं रह जाती। हर किसी को वो चीज़ पता होती है कि इस फाइल में या इस रजिस्टर में क्या चीज़ है और ये कहाँ तक जाने वाली है ना। तो इसमें क्या होता है, हानि यही होती है कि ये गोपनीयता नहीं रह जाती है, एक के बाद एक, मतलब सीरियल बाई से सीढ़ी जब जाता है तो सभी को ये पता होता है कि इस फाइल में क्या है या किस लिए जा रहा है। अब है चौथा है आकस्मिकता में अनुपयुक्त। देखिए इसमें क्या होता है, अनुपयुक्त इसलिए होता है कि ये उपयुक्त नहीं होता, कि अगर अचानक हम कोई संदेश भेज रहे हैं तो अचानक हम नहीं भेज सकते, क्योंकि अचानक भेजने के लिए मतलब कि बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, बहुत सारे संदेह हो सकते हैं, और बहुत सारे जो लिखने में है उसमें बहुत गलतियां हो सकती हैं, या किसी को हम सम्मान ना दे पाएँ या दे पाएँ, तो अचानक हम लिखित संप्रेषण नहीं कर सकते। लिखित संप्रेषण करने के लिए हमें पहले से तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए अचानक अगर हम भेजें तो वह उपयुक्त नहीं है। तो कहने का मतलब है कि लिखित संप्रेषण जो है उसमें अगर लाभ है तो हानियाँ भी है। लाभ है कि आपके पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा, कोई संदेश का वो नहीं रहेगा, ठीक है, काफ़ी शुद्ध रहेगा और किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिख दिया मिल गया। और हानियाँ क्या है, समय की हानि, पहले लिखें फिर पढ़ें तो इस सब में बहुत टाइम लग जाता है, या फिर हमने कोई चीज़ें लिखा या प्लान बनाया तो उच्च अधिकारी से साइन कराने में टाइम लगता है कि वो कब आए कब नहीं आए, कब फ्री हैं, तब हम साइन कराएं, उसके बाद हम प्रेषित करें। महंगा पड़ जाता है भाई, स्याही इंक वगैरह सब कुछ लगता है। तो ये तो हमारा हुआ लिखित संप्रेषण। तो आज का टॉपिक इतना ही है। आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि मौखिक संप्रेषण क्या है, और वो भी डिटेल से आपको बताएंगे कि इसके अंदर भी और क्या चीज़ें हैं। थैंक यू।